नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 6 से 23 महीने की आयु के 77% बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है। एक अध्ययन के अनुसार शहरीकरण और औद्योगिकरण 5 भारतीय हॉटस्पॉट में भूजल भंडार को खत्म कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनस्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की। डिजिटल अनुक्रम सूचना से संबंधित नियमों पर संयुक्त राष्ट्र COP16 प्रकृति शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 6 से 23 महीने की आयु के 77% बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी है। WHO के अनुसार न्यूनतम आहार विविधता यानी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी MDD तब मौजूद होती है जब आहार में 8 खाद्य समूहों में से 5 या उससे अधिक शामिल होते हैं। इसमें माता का दूध, अनाज, फलियां, डेयरी उत्पाद, मांस, खाद्य पदार्थ, अंडे, फल और सब्जियां तथा विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जियां आते हैं। साथ ही 5 से कम खाद्य समूहों से आहार का सेवन न्यूनतम आहार विविधता विफलता यानी MDDF माना जाता है। चलिए भारत में 2019 से 2021 के दौरान हुए न्यूनतम आहार विविधता से संबंधित अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है क्षेत्रीय असमानताएं। भारत के मध्य क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 80% से अधिक बच्चे न्यूनतम आहार विविधता विफलता MDDF से पीड़ित हैं। MDDF पर आयु का प्रभाव भी चर्चा का विषय है। इसमें 87% कम आयु वर्ग यानी 6 से 11 महीने के बच्चों में उच्च आयु समूहों की तुलना में MDDF की व्यापकता सबसे अधिक है। इस अध्ययन के अनुसार कमजोर वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों में सबसे ज्यादा MDDF 79% है। उसके बाद अनुसूचित जाति 77.2% और अनुसूचित जनजाति 76% है। अन्य निष्कर्ष में अशिक्षित युवा और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली माताओं जो मास मीडिया के संपर्क में नहीं है, उनके बच्चों में आहार विविधता की कमी होने की संभावना ज्यादा थी। अब आहार विविधता सुनिश्चित करने में आने वाली समस्याएं भी जान लेते हैं। पहली है पोषण संरचना। इसमें फलों, सब्जियों और पशु उत्पादों का बहुत कम सेवन किया जाता है। दूसरी है शिक्षा की कमी। अशिक्षित माताओं में MDDF 81% है, जबकि शिक्षित माताओं में ये 75% है। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और अध्ययन में की गई सिफारिशें जानते हैं। लक्षित आउटरीच यानी गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं पर लक्षित प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय शासन का उपयोग करके समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। और अंत में कुपोषण को रोकने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों को समझते हैं। पहली है पोषण अभियान। ये गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों को लक्षित करके जन आंदोलन के माध्यम से पोषण जागरूकता को बढ़ावा देता है। दूसरी पहल है राष्ट्रीय पोषण माह। ये समुदायों को जोड़ने के लिए मंत्रालयों के बीच सहयोग पर केंद्रित है। और आखिरी पहल है समेकित बाल विकास सेवा योजना। ये 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ पहुंचाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। एक अध्ययन के अनुसार शहरीकरण और औद्योगिकरण 5 भारतीय हॉटस्पॉट में भूजल भंडार को खत्म कर रहे हैं। इस अध्ययन में 5 हॉटस्पॉट्स को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। ये 5 हॉटस्पॉट्स हैं पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल। आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता देश है। यहाँ वैश्विक स्तर पर कुल भूजल निकासी का 25% से अधिक भूजल दोहन होता है। अब इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी हॉटस्पॉट्स की। पिछले 2 दशकों में यहाँ लगभग 64.6 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल की भारी हानि हुई है। इसमें भी पंजाब और हरियाणा
सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। यहाँ भूजल के मामले में भारत में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो बढ़ते शहरीकरण के चलते भूजल का उपयोग कृषि से घरेलू आवश्यकताओं की ओर स्थानांतरित हो गया है। अब है छत्तीसगढ़। सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों हेतु भूजल के उपयोग में वृद्धि के चलते भूजल की उपलब्धता कम हो रही है। और अंत में पश्चिम बंगाल और केरल। घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों हेतु भूजल के उपयोग में क्रमशः 24% व 34% की वृद्धि हुई है। अब समझते हैं घटते भूजल संसाधनों के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं। पहला है उपयोगकर्ता अधिकार। भूस्वामित्व से अलग औपचारिक भूजल अधिकार निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा सामुदायिक अधिकार प्रदान करने चाहिए। यह सामूहिक जिम्मेदारी और समान पहुंच को बढ़ावा देगा। साथ ही निजी स्वामित्व के तहत अक्सर देखी जाने वाली अत्यधिक भूजल दोहन की प्रवृत्तियों को कम करेगा। अंतिम है भारत में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण। इसमें डायरेक्ट सरफेस टेक्निक्स और डायरेक्ट सब सरफेस टेक्निक्स शामिल हैं। खबर के अंत में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानते हैं। पहला है अटल भूजल योजना या अटल जल। इसे 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद है जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इसका उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। अगला है कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान 2020। इसके तहत वर्षा जल संचयन करने वाली 1.42 करोड़ संरचनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। और अंत में राज्यों को वित्तीय सहायता। 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता का उपयोग वर्षा जल संचयन करने के लिए किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दी। वेंचर कैपिटल फंड निजी इक्विटी वित्त पोषण का एक विशेष रूप है। इसके जरिए बेहतर विकास क्षमता वाले शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है। खबर की विस्तार से चर्चा करने से पहले चलिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACE के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे 2020 में स्थापित किया गया था। ये अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। साथ ही ये सिंगल विंडो स्वतंत्र और नोडल एजेंसी भी है। ये भारत की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार पर केंद्रित है। ये एजेंसी इसरो और गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGEs के बीच एक इंटरफेस या माध्यम के रूप में कार्य करती है और साथ ही ये प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के निर्माण, अंतरिक्ष अवसंरचना को साझा करने आदि जैसी अलग अलग अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी गतिविधियों को अधिकृत एवं उनका पर्यवेक्षण भी करता है। चलिए इसी के साथ अब खबर में आगे बढ़ते हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए वेंचर कैपिटल फंड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावित फंड संपूर्ण अंतरिक्ष आपूर्ति श्रृंखला यानी कि अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में स्टार्टअप्स का वित्त पोषण करेगा। वहीं इसकी वित्तीय संरचना की बात करें तो इसे 5 वर्षों के लिए संचालित किया जाएगा। निवेश के अवसरों और फंड की आवश्यकताओं के आधार पर उपयोग की औसत राशि प्रति वर्ष 150 से 250 करोड़ रुपए हो सकती है। साथ ही सभी स्टार्टअप निवेश की सांकेतिक सीमा 10 से 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और निवेश की बताई गई सीमा के आधार पर इस फंड से लगभग 40 स्टार्टअप्स को सहायता मिलने की उम्मीद है। इस फंड का लक्ष्य भारत को रणनीतिक रूप से अग्रणी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थापित करना है। इस फंड के 3 उद्देश्य हैं। पहला है पूंजी निवेश। यह स्टार्टअप के बाद के चरण के विकास के लिए अतिरिक्त धन आकर्षित करके गुणक प्रभाव पैदा करेगा। अगला है निजी क्षेत्र पर आधारित अंतरिक्ष उद्योग के विकास में तेजी लाना। इसके लिए अगले 10 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 5 गुना विस्तार के लक्ष्य को पूरा करना। तीसरा है प्रगति को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूत करना है। वहीं इस फंड से प्राप्त होने वाले लाभ को समझा जाए तो
यह भारत में स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी कंपनियों की सक्रियता को बनाए रखेगा। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, विनिर्माण आदि में रोजगार पैदा होंगे और नवाचार का एक जीवंत इकोसिस्टम भी तैयार होगा और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ खबर में आगे बढ़े और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की 2 से 3% की हिस्सेदारी है। इस मामले में यह विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान मूल्य 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है, जिसे 2033 तक 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में इंडियन स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी कुछ पहले शुरू की गई है। भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान विक्रम-1 स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाना है। जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के एक्सपेंडेड सेंसर कवरेज की मदद से उपलब्ध कराया जाएगा। खबर की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान पहल के बारे में। कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय या विभाग की बात करें तो यह केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय, IMD और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान मिलेगा। ये पंचायतें अब वर्तमान तापमान, पवनों की गति, बादल के छाए रहने, वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता के बारे में डेटा देख सकते हैं। अगली विशेषता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र और मेरी पंचायत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगले 5 दिनों के लिए तथा प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेंगे। और अंत में है SMS अलर्ट। चक्रवात, भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी आपदाओं के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को SMS अलर्ट भेजे जाएंगे। विशेषताओं के बाद अब स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराने का क्या महत्व है ये भी समझ लेते हैं। ये कृषि पर निर्भर आजीविका की सुरक्षा में सहायक है। मौसम के बारे में सटीक डेटा उपलब्ध होने से किसानों को बुवाई, सिंचाई और फसल कटाई जैसे कृषि कार्यों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही जमीनी स्तर पर अभिशासन को मजबूत बनाने में सहायक है। ग्रामीण आबादी को मौसम संबंधी आपदाओं तथा पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम और सशक्त बनाया जा सकेगा। आपदा पूर्व तैयारी में मदद करता है। ये पूर्वानुमान चरम मौसम की घटनाओं से निपटने हेतु ग्रामीणों को आपदा पूर्व तैयारियों में मदद करेंगे। इससे आपदा की वजह से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा यह पहल वैश्विक जलवायु आपदाओं से निपटने के प्रयासों में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है। भारत का IMD 5 विकासशील देशों हेतु सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इस तरह यह वैश्विक क्लाइमेट रेजिलियंस में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। खबर के अंत में भारत की स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। IMD के पास 12x12 किलोमीटर स्क्वायर के वर्गाकार क्षेत्र में मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। IMD भविष्य में 3x3 किलोमीटर स्क्वायर ग्रिड और फिर 1x1 किलोमीटर स्क्वायर रेंज के लिए हाइपर लोकल पूर्वानुमान उपलब्ध कराने पर कार्य कर रहा है। हालांकि पिछले दशक की तुलना में मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में 40% तक का सुधार हुआ है। लंबी अवधि के लिए तथा हाइपर लोकल मौसम संबंधी डेटा प्रदान करने हेतु वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम यानी WINDS विंड्स लॉन्च किया गया है। अन्य पहलों की बात करें तो कृषि परामर्श सेवाएं AAS और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS प्रदान की जा रही है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जारी की।
इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन की प्रवृत्तियों, भविष्य के पूर्वानुमानों और पेरिस समझौते के तापमान संबंधी दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDCs के तहत अपेक्षित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन 2023 में 57 गीगाटन CO2 के बराबर एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह 2022 की तुलना में 1.3% की वृद्धि को दर्शाता है। कुल GHG उत्सर्जन में भारत 4140 मीट्रिक टन CO2 के बराबर उत्सर्जन के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन पहले और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है। अगला मुख्य बिंदु है वर्तमान और ऐतिहासिक GHG उत्सर्जन में बड़ी असमानताएं। 6 सबसे बड़े GHG उत्सर्जक देश वैश्विक स्तर पर GHG उत्सर्जन के 63% के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि अल्प विकसित देशों के लिए ये आंकड़ा केवल 3% है। इसी प्रकार भारत का ऐतिहासिक CO2 उत्सर्जन 83 गीगाटन CO2 है। ये चीन के 300 गीगाटन CO2 और अमेरिका के 527 गीगाटन CO2 की तुलना में बहुत कम है। वहीं NDC लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के मुद्दे को भी इसमें जोड़ा गया है। 2030 तक NDC के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सभी देशों के लिए अधिक कठोर नीतियों को अपनाना अनिवार्य है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए की गई सिफारिशों की बात करें तो देशों को अगले NDCs में 2030 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 42% तथा 2035 तक वार्षिक GHG उत्सर्जन में 57% की कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सूचीबद्ध सभी गैसों को NDCs में शामिल किया जाना चाहिए और सभी क्षेत्रकों को कवर करते हुए उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। सौर फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकियों और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से 2035 में कुल GHG उत्सर्जन में 38% तक की कमी हो सकती है। चलिए खबर के आखिर में एक नजर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी NDCs पर भी डाल लेते हैं। ये GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं हैं। पेरिस समझौते के अनुसार NDCs को प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक देश की क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाया जाना चाहिए। 2015 में पहले NDCs और 2020-21 में दूसरे NDCs के बाद NDCs के अगले चरण यानी NDC 3.0 की शुरुआत 2025 से होने वाली है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। डिजिटल अनुक्रम सूचना DSI से संबंधित नियमों पर संयुक्त राष्ट्र COP16 प्रकृति शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई। इसका उद्देश्य कानूनों को सुव्यवस्थित करना और DSI के उपयोग से संरक्षण के लिए राजस्व उत्पन्न करने पर केंद्रित एकल व बहुपक्षीय प्रणाली सृजित करना है। खबर की शुरुआत में डिजिटल अनुक्रम सूचना यानी DSI के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह एक नीतिगत शब्दावली है जो मोटे तौर पर जीनोमिक सीक्वेंस डेटा और अन्य संबंधित डिजिटल डेटा को संदर्भित करती है। इसमें DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे आनुवंशिक संसाधनों एवं जैविक डेटा को डिजिटल रूप में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस शब्दावली की सटीक व्याख्या और दायरे के बारे में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। अब DSI के महत्व को समझते हैं। यह जीवन की उत्पत्ति को समझने, बायोप्रोस्पेक्टिंग जैसे जैविक अनुसंधान में सहायता कर सकता है। गौरतलब है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग जैव संसाधनों से उपयोगी उत्पादों की व्यवस्थित खोज को कहते हैं। उदाहरण के लिए वायरोलॉजिस्ट ने कोविड-19 हेतु डायग्नोस्टिक किट्स डिजाइन करने के लिए SARS-CoV-2 DSI का उपयोग किया था। दूसरा महत्व है कृषि और खाद्य सुरक्षा। यह कीट प्रतिरोधी, उच्च उपज और जलवायु लोचशील फसल किस्मों को विकसित करने में मददगार है। और अंतिम है प्रजातियों का संरक्षण। DSI विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों की पहचान करने और जोखिमों को कम करने, अवैध व्यापार पर नजर रखने आदि में सहायता कर सकता है। अब DSI से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चुनौती है जवाबदेही का अभाव। जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD को अपनाने से पहले स्थापित DSI को साझा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक डेटाबेस CBD या उसके पक्षकारों के प्रति जवाबदेह नहीं है।
अगली चुनौती है न्याय संगत लाभ साझाकरण का अभाव। डीएसआई से जुड़े प्राथमिक क्षेत्र सालाना 1.6 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं। इसमें से डीएसआई से संबंधित मूल देश और समुदायों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है। अन्य मुद्दों में निजता संबंधी चिंताएं, डेटा सुरक्षा जोखिम, स्वामित्व मुद्दे, तकनीकी बाधाएं आदि शामिल हैं। खबर के अंत में डिजिटल अनुक्रम सूचना डीएसआई के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क का लक्ष्य 13 आनुवंशिक संसाधनों पर डीएसआई से लाभ साझा करने को बढ़ावा देना है। इसके बाद है भारत में डिजिटल अनुक्रमण पर पहले। इसके तहत जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ और आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे रानी चेन्नम्मा के बारे में। आपको बता दें कि 1824 में रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इस जीत की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो आइए रानी चेन्नम्मा के बारे में विस्तार से जानते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के ककाती गांव में हुआ था। उनका विवाह देसाई वंश के राजा मल्लसर्ज से हुआ था। इस प्रकार वे कित्तूर, जो अब कर्नाटक है, उसकी रानी बन गई थी। आपको बता दें कि अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, जबकि यह सिद्धांत उस समय व्यवहारिक रूप से लागू भी नहीं हुआ था। अब कित्तूर विद्रोह 1824 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। साथ ही यह महिलाओं के नेतृत्व में सबसे शुरुआती उपनिवेश विरोधी संघर्षों में से भी एक है। 1824 में हुई पहली लड़ाई में ब्रिटिश हार गए थे, लेकिन बाद में रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया गया और 1829 में बेलहोंगल किले में कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु ये जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण नहीं है। आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला, शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट में कॉमन प्लेज पहल लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों, सरकारों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाना है। बिहटा बिहार का पहला शुष्क पत्तन या ड्राई पोर्ट बन गया है। इसे अंतर्देशीय कंटेनर डिपो ICD के नाम से भी जाना जाता है और ये पटना के निकट स्थित है। ये पोर्ट कार्गो की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन के लिए समुद्री पत्तन या हवाई अड्डे से दूर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं प्रदान करता है। मर्मुगांव पत्तन प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के बाद विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। असम के बाढ़ प्रभावित बोरचिला क्षेत्र की महिलाएं जलकुंभी को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में बदल रही हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन SBM शहरी के तहत रोजगार का सृजन कर रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व एरी झील के जल को संक्रमित कर सकते हैं। इससे जीव जंतु और लोग बीमार हो सकते हैं। ब्रिक्स द्वारा अपनाए गए कजान घोषणा पत्र में कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM को भेदभावपूर्ण बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया। यह यूरोपीय संघ EU की एक नीति है जिसके तहत यूरोपीय संघ द्वारा कम कठोर जलवायु नीतियों वाले देशों से कुछ उत्पादों के आयात पर कार्बन कर लगाया जाएगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।